रिब फ्रैक्चर, और अगर रिब फ्रैक्चर होता है तो उसका घर पर कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, आज इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिब फ्रैक्चर एक रेयर इंजरी है। रेयर इंजरी मतलब डे टू डे लाइफ में हम नहीं देखते हैं कि ये फ्रैक्चर बहुत कॉमनली हो जाता है। जिस तरह हम देखते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हाथ का फ्रैक्चर हो गया है, टांग का फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन रिब केज का फ्रैक्चर यूजुअली डे टू डे लाइफ में कॉमनली नहीं होता है। सो ये रेयर इंजरीज हैं, कमी से देखने को मिलती हैं। एक टाइम में एक या फिर मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ एक्सरे में देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक रिब है जो कि फ्रैक्चर्ड हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक ही बार में एक से ज़्यादा रिब्स भी क्या होता है, फ्रैक्चर हो सकती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये रिब भी फ्रैक्चर्ड है, ये रिब भी फ्रैक्चर्ड है। सो एक रिब भी फ्रैक्चर हो सकती है और मल्टीपल रिब्स, बहुत सारी रिब्स भी एक बार में फ्रैक्चर्ड हो सकती हैं। सो अगर हम बात करें सिंगल रिब के फ्रैक्चर की, वन रिब के फ्रैक्चर की, सो यूजुअली ये फ्रैक्चर किस तरह होता है, या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो सकता है, या फिर कोई आप गिर गए हैं कहीं से किसी हाइट से तब हो सकता है, कोई डायरेक्ट इंजरी है, डायरेक्ट कोई चीज़ हिट हुई है तब हो सकता है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, घर में अगर कोई टेबल है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें एक शार्प एज है और वो अगर टकराती है, बोन है वहाँ पर, वो चीज़ अगर हिट होती है तो फ्रैक्चर हो सकता है। सो स्पेशली एल्डरली पेशेंट जो होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, क्योंकि उनकी बोन्स ऑलरेडी कमज़ोर होती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि किसी भी चीज़ से टकराने की वजह से रिब अक्सर फ्रैक्चर हो जाती है। सो अगर एक बार फ्रैक्चर हो गया तो हम ये देखते हैं कि फ्रैक्चर होने के बाद रिब है वो यूजुअली अपने अलाइनमेंट में ही रहती है, अपनी जगह से हटती नहीं है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, फ्रैक्चर तो है लेकिन जो बोन है वो अपनी जगह से हटी नहीं है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि अगर हम पूरे रिब केज को देखें तो रिब्स इस तरह लगी होती हैं कि एक रिब है, उसके बाद दूसरी रिब है, फिर नेक्स्ट रिब है, फिर नेक्स्ट रिब है। तो ये आपस में रिब्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। मोर ओवर इनके बीच में ये मसल प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। सो ये मसल भी क्या करती हैं, रिब को सपोर्ट देती हैं। सो अगर इस एरिया का फ्रैक्चर हुआ है, सपोज यहाँ पे अगर कोई फ्रैक्चर है, तो आप देखेंगे फ्रैक्चर के बाद जो बोन्स हैं ऊपर और नीचे वो किससे जुड़ी हुई हैं, इंटरकोस्टल मसल से जुड़ी हुई हैं। तो ये इन्हें अपनी जगह से हटने नहीं देती हैं। सो एडजेसेंट रिब्स, पास वाली रिब्स और बीच वाली मसल्स, ये फ्रैक्चर को क्या करती हैं, अपनी जगह होल्ड कर कर रखती हैं। सो आप जैसे मैंने अभी बताया कि ये रिब्स यूजुअली अपनी जगह से हटती नहीं है, तो इसे हम कहते हैं अनडिस्प्लेस, मीन्स ये अपनी डिस्प्लेस नहीं होती हैं, अपनी जगह से हटती नहीं है। और सेल्डम हम देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, कि वो अपनी जगह से हट जाती है। सो पहले इस एक्सरे में देखते हैं कि मल्टीपल रिब्स का फ्रैक्चर है यहाँ पर, और किस तरीके से ये फ्रैक्चर होने के बाद भी रिब्स आपस में जुड़ी हुई हैं। मीन्स ये अपने फ्रैक्चर होने के बाद भी रिब्स अपनी जगह से हटी नहीं है। सो इसका रीज़न ये होता है कि ऊपर और नीचे की रिब्स इन्हें सपोर्ट कर रही होती हैं, प्लस इनके बीच में जो मसल्स हैं वो इन्हें पकड़ कर रखती हैं, होल्ड कर कर रखती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पर फ्रैक्चर है, यहाँ फ्रैक्चर है, लेकिन रिब्स फ्रैक्चर होने के बाद अपनी ही जगह पर है। बट इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि फ्रैक्चर होने के बाद जो फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हैं, वो अपनी जगह से हट गई हैं, अपना अलाइनमेंट उन्होंने छोड़ दिया है। सो ऐसा कम ही केसेस में आपको देखने को मिलता है। ऐसा यूजुअली तब होता है जब बहुत सीरियस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, फॉल फ्रॉम हाइट है, ऊंचाई से गिरे हैं, क्रश इंजरीज है, डायरेक्ट कोई चीज़ पंच हुई है और काफ़ी हार्ड पंच हुई है। सो उन केसेस में कि इस तरीके के डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। सो कैसे हम डायग्नोस करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि फ्रैक्चर है या नहीं है? सो अगर आप एक्सरे कराते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर सिंपल क्रैक फ्रैक्चर है, अगर वहाँ पे सिंपल एक क्रैक है, एक बाल पड़ा है पसलियों में, रिब में, तो वो कई बार एक्सरे में नज़र नहीं आता। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे अगर आप एक्सरे देखेंगे तो आपको एक फ्रैक्चर नज़र नहीं आएगा। सो ऐसे केसेस में क्या होता है, डॉक्टर को जब डाउट होता है, पेशेंट जब हिस्ट्री देता है कि मैं गिरा था, या मेरे चोट लगी थी, या कोई क्रश इंजरी है और मेरे पसलियों के एरिया में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर उसे एग्जामिन करके देखता है। उसको पूरे को अच्छे से एग्जामिन जब करेगा तो वो पॉइंट पसली का जहाँ फ्रैक्चर है या क्रैक फ्रैक्चर है, बाल जहाँ पर पड़ा है, पेशेंट को वहाँ पर पेन होता है। सो ऐसे केसेस में फिर डॉक्टर वहाँ पे फर्दर फिर क्या कहते हैं कि एक्सरे में पता नहीं चल रहा है, आप फिर सीटी स्कैन या एमआरआई कराइए। उसमें फिर जाकर क्या होता है, सिंपल हल्का सा ये जो क्रैक है ये नज़र आता है, और तब ये डायग्नोज हो पाता है कि यहाँ पे फ्रैक्चर है। अदरवाइज अगर वो क्लियर कट फ्रैक्चर है तो वो एक्सरे में नज़र आ जाता है।
अगर क्रैक फ्रैक्चर है या सिंगल रिब फ्रैक्चर है तो अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मैनेजमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। चेस्ट का जो मूवमेंट है उसे रोका जाता है, जिसके लिए बहुत सारी रेडीमेड बेल्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। बट मेक श्योर करें कि ये जो बेल्ट्स जब लगाई जाएं तो ये बहुत टाइट नहीं हो, क्योंकि अगर ये बहुत टाइट होंगी तो जो ब्रीदिंग है उसे ये अफेक्ट करेंगी, ब्रीदिंग को कम कर देंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन होगा और लंग्स डैमेज हो सकते हैं। कंप्लीट रिकवरी 6 वीक्स ले सकती है। ये था ट्रीटमेंट सिंगल रिब फ्रैक्चर का। ऐसी रिब जो कि अपनी जगह से हटी नहीं है या फिर सिंपल क्रैक फ्रैक्चर है। लेकिन कई बार बहुत सारी रिब्स फ्रैक्चर होती हैं और वो एक सीरियस इंजरी होती है, जिसमें घर पर सिंपल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, सिंपल बेल्ट लगाकर या रेस्ट करके उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ जितने ही एरोज शो हो रहे हैं, यहाँ पे सब जगह फ्रैक्चर है और फ्रैक्चर डिस्प्लेस फ्रैक्चर है। अपने अलाइनमेंट से जो रिब हैं वो हट गई हैं, पसलियाँ हट गई हैं। आप देख सकते हैं कि इस साइड भी फ्रैक्चर है और इन सभी साइड ये जो एरो दिख रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्चर है। पूरा रिब केज अनस्टेबल हो गया है, तो ये एक सीरियस इंजरी है। इसी तरह आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पसलियाँ, ये रिब्स अपने अलाइनमेंट से हट गई हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना है उसे हम डिस्कस करते हैं। यूजुअली हम देखते हैं इतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, इतनी जो सिवियर इंजरी होती है वो कब होती है? जब कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हो रहा है। डायरेक्ट ट्रॉमा जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं कार में, सडनली आपको ब्रेक लगाना पड़ा, तो जो स्टीयरिंग है वो सीधा आपके चेस्ट में आके लगता है ब्रेक लगाने पर। ऐसे में सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। या फिर हम देखते हैं कि कभी कोई डायरेक्ट इंजरी है, कोई स्पोर्ट्स है ऐसे जिसमें डायरेक्ट कोई हार्ड चीज़ आके पंच हुई, उसमें ये ऐसा हो सकता है। या फिर आप कहीं बहुत ज़ोर से गिरे, इस तरह गिरे कि आपकी चेस्ट हिट हुई है ग्राउंड पर, उस केसेस में इस तरीके की इंजरीज हो सकती है। हम यूजुअली देखते हैं कि रिब्स जब फ्रैक्चर होती हैं तो वो फ्रैक्चर उस एरिया से होती है जहाँ पे वो मैक्सिमम कर्व्ड होती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरी एक रिब है, लेकिन ये यहाँ पे मैक्सिमम इसमें कॉन्वेक्सिटी है। तो वो पॉइंट है जहाँ से यूजुअली रिब्स फ्रैक्चर होती हैं। इससे पहले जितने आपने एक्सरे देखे उसमें भी आपने यही देखा कि ये एरिया है जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी का है, जहाँ पे ये रिब्स फ्रैक्चर होती हैं। जब मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर होती हैं तो जो आसपास रिब्स का स्प्लिंटिंग इफेक्ट होता है, जो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, वो लॉस्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया अनस्टेबल हो जाता है कि जो ये रिब है ये अपनी इस रिब को सपोर्ट करेगी, ये रिब इसके नीचे वाली रिब को सपोर्ट करती है, ये रिब इस रिब को सपोर्ट करती है और ये नीचे वाली रिब इसे ऊपर वाले को सपोर्ट कर रही है। ये आपस में सब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। बट जब मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर हो जाती हैं तो ये सपोर्ट खत्म हो जाता है, स्प्लिंटिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। ऐसे केसेस में अनस्टेबिलिटी आ जाती है, उसे स्टेबलाइज करना ज़रूरी होता है। ऐसे केसेस में जो जिस पोजीशन में ज़्यादातर पेशेंट को रखा जाता है उसे हम कहते हैं हाफ अपराइट पोजीशन। ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें पेशेंट ना तो पूरी तरीके से लेटा होता है ना बैठा होता है, बट बीच की एक पोजीशन होती है। इससे हमारा पूरा रिब केज इस पोजीशन में सपोर्टेड होता है और पेशेंट ईजिली ब्रीथ कर सकता है। दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन जिसमें पेशेंट को रखा जाता है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जैसे पहले इस इमेज में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर है और फ्रैक्चर होने के बाद ये जितनी भी पसलियाँ हैं ये अपनी जगह से हट गई हैं। ऐसे केसेस में सर्जरी करके इन्हें करेक्ट किया जाता है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि सिंगल रिब फ्रैक्चर है, एक रिब का फ्रैक्चर है, लेकिन वो रिब अपने अलाइनमेंट से हटकर कहीं पर घूम गई है या मुड़कर आसपास के स्ट्रक्चर में बेंड हो गई है, ऐसे में भी सिंपल रेस्ट करने से, सिंपल आराम करने से या बेल्ट लगाने से ठीक नहीं होता है। उस केस में वो अपने आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी, जो हमारा पूरा प्लूरल कैविटी है, उसको भी ये रिब, जो फ्रैक्चर्ड रिब है, वो डैमेज कर सकती है। ऐसे केसेस में ऑपरेट करके करेक्ट किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये एक्सरे है कि किस तरीके से मल्टीपल रिब्स यहाँ पे फ्रैक्चर्ड है और बोथ साइड, दोनों साइड है। ऐसे केसेस में अनस्टेबिलिटी आ जाती है, इसे सिंपल रेस्ट से करेक्ट नहीं किया जा सकता। अगेन ये हमारा वो एक्सरे जिसमें जो रिब्स हैं, जो पसलियाँ हैं, वो डिस्प्लेस हो गई हैं, अपनी जगह से हट गई हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे केसेस में यूजुअली सर्जरी की जाती है, ऑपरेट करके उन्हें फिक्स किया जाता है, ठीक किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मेटल प्लेट और स्क्रूज यूज़ किए गए हैं। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनली इन्हें फिक्स किया जाता है, जिसमें प्लेट और स्क्रू डाले जाते हैं और ये पूरे फिर रिब केज को, ये जो पसलियां हैं आसपास जितनी, इन सबको स्टेबलाइज कर देता है
और इससे फिर क्या होता है, सर्जरी से हीलिंग भी तेज़ी से हो जाती है, क्योंकि प्लेट्स और स्क्रू मिलकर जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं उन्हें आपस में होल्ड करते हैं, एक दूसरे के करीब लाकर, पास में लाकर, जिससे हीलिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, ये पूरे साइड की पसलियों का फ्रैक्चर था, तो ये किस तरीके से फिक्स किया गया है, प्लस यहाँ पे जो कॉलर बोन जो हसली कहलाती है वो भी यहाँ पे फ्रैक्चर थी, तो उसे भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। नाउ कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें सर्जरी की जाएगी, तो पहला है सिवियर डिस्प्लेसमेंट, ऐसी कंडीशन जिसमें बोन्स फ्रैक्चर होने के बाद अपने अलाइनमेंट से हट गई हैं। सेकेंड कंडीशन है नॉन यूनियन और माल यूनियन। नॉन यूनियन का मतलब है कि फ्रैक्चर होने के बाद जो बोन्स हैं वो आपस में जुड़ नहीं पाई हैं। अगर हम देखते हैं कि जो 6 वीक्स का टाइम है और उसमें यूजुअली फ्रैक्चर जुड़ जाता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, मोर देन 4 मंथ्स आप देखते हैं लग रहे हैं, मोर देन 6 मंथ्स अगर लग रहे हैं, सो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि बोन नॉन यूनियन में चले गए हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए फिर सर्जरी की जाती है। माल यूनियन का मतलब है कि फ्रैक्चर होने के बाद जो बोन है वो अपने अलाइनमेंट से हट गई है और गलत पोजीशन में वो जुड़ गई है, जिसकी वजह से कोई इशू हो रहा है, कोई फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो रहा है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, सो उस केस में उसे करेक्ट करने के लिए सर्जरी की जाती है। फ्लेल चेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मल्टीपल रिब्स जब फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा, मल्टीपल रिब्स जब फ्रैक्चर हो जाते हैं तो एक पूरा सेक्शन बन जाता है, इसके वजह से जो वहाँ पे ब्रीदिंग होती है वो अफेक्ट हो जाती है और ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। उसे करेक्ट करने के लिए फिर सर्जरी की जाती है। इस पर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे उसे चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। देन इंटरनल इंजरीज। इंटरनल इंजरीज के केसेस में सर्जरी हम तब करेंगे जब रिब फ्रैक्चर होने की वजह से जो फ्रैक्चर्ड रिब है वो आसपास के स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर देती है, सो उन सबको करेक्ट करने के लिए फिर सर्जरी की जाती है। सो नेक्स्ट इज रेयरली हम देखते हैं कि फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स जो हैं वो जो प्लूरा है हमारा, जो रिब के अंदर, रिब केज के अंदर एक कैविटी होती है जिसके अंदर लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, सो दैट इज़ द प्लूरल कैविटी। सो कई बार हम देखते हैं कि फ्रैक्चर होने के बाद जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या करता है, उस प्लूरल कैविटी को इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स एक कंडीशन होती है, हीमोथोरेक्स एक कंडीशन होती है। सो ये इस तरीके की इंजरीज डेंजरस इंजरीज होती हैं और इन्हें फिर एग्रेसिवली मैनेज किया जाता है, टाइमली इन्हें मैनेज करना होता है, इस ऐसे केसेस में देर नहीं लगानी होती है। ऑन अ साइड नोट, यहाँ पे मैंने, जैसे आप ये इमेज में देख सकते हैं, एक डिवाइस मैंने यहाँ दिखाया है, इसे कहते हैं स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप देख सकते हैं 3 कलर्ड बॉल्स होती हैं, माउथ पीस होता है, एक पाइप के साथ अटैच होता है। इस माउथ पीस से इन बॉल्स को ब्लो किया जाता है और ये बहुत हेल्पफुल डिवाइस है। इन केस ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर्स इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है सो दैट जो हमारा वेंटिलेशन है वो अच्छे से मेंटेन हो जाए, और इससे डीप ब्रीदिंग होती है और डीप ब्रीथ करने से हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिब फ्रैक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। हैव अ गुड डे।